नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सीएम योगी ने चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। घर में ही धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करें सीएम योगी, सुख समृद्धि मंगलमय भविष्य की कामना। उन्होंने ये भी कहा है कि चैत्र नवरात्रि प्रकृति शक्ति की उपासना का पर्व है। उपवास, प्रार्थना, ध्यान का विशेष महत्व है। नववर्ष के पंचांग की गणना शुरू होती है। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन और इसी के उपलक्ष्य में सीएम योगी ने तमाम देशवासियों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सुख समृद्धि मंगलमय भविष्य की कामना। चैत्र नवरात्रि प्रकृति शक्ति की उपासना का पर्व है। उपवास, प्रार्थना, ध्यान का एक विशेष महत्व होता है, ये कहा है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। नववर्ष के पंचांग की गणना शुरू होती है। आज से ही नववर्ष के पंचांग की गणना शुरू होती है। घर में ही धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करें, योगी ने लोगों को आदेश दिया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले पूरे देश में बढ़ते ही जा रहे हैं, उसी को देखते हुए लोगों से नवरात्रि पर्व घर में ही मनाने की बजाय, मंदिर में जाने के बजाय आप घर में ही मनाएं, ये कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। नवरात्र शुरू होते ही लगभग सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ पड़ती है, लेकिन इस बार कोविड-19 के दूसरे चरण में महामारी ने विकराल रूप ले लिया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी धार्मिक स्थानों पर एक साथ 5 लोगों से अधिक इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। सरकार के इस आदेश का पुलिस प्रशासन की तरफ से कितना पालन कराया जा रहा है और जनता सरकार के आदेश का कितना पालन कर रही है, इसी को जानने के लिए हमारे संवाददाता अमेठी जिले के अति प्राचीन सुप्रसिद्ध पौराणिक मंदिर मां कालिका के धाम कालीन पहुंचे और देखने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि कोरोना गाइडलाइन का लोग कितने हद तक पालन कर रहे हैं। व्यवस्था जो भी है वो बताया जा रहा है कि मास्क लगा के दर्शन करें, 2 गज की दूरी बना करके रखें, दूर दूर से रखें। आस्था पे कोरोना पूर्णतया भारी है। लोगों में एक जागृति आ गई है। जो भीड़ होनी चाहिए थी वो भीड़ नहीं है, बिल्कुल भीड़ नहीं है जिसको आप कह सकते हैं। जहाँ हज़ारों की भीड़ होती थी वहाँ 150 की अगर भीड़ है तो भीड़ नहीं कही जाती है। व्यवस्था जो भी है वो बताया जा रहा है कि मास्क लगा के दर्शन करें, 2 गज की दूरी बना करके रखें, दूर दूर से रखें। आस्था पे कोरोना पूर्णतया भारी है। लोगों चैत्र नवरात्रि की शुरुआत आज से हो गई है। कई जगहों पर मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो कई मंदिरों में कोरोना का कहर देखा भी जा सकता है। इसी कड़ी में बाराबंकी के दुर्गा मंदिर में कोरोना का खौफ देखने को मिला और इक्का दुक्का ही श्रद्धालु मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने। देखिए इस रिपोर्ट में। तो आज चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन है और यहाँ पे लेकर के इस समय लोकमंच की टीम जो है दुर्गा मंदिर में है और यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह यह है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है उसकी वजह से भक्तों में डर भी है, नहीं तो यहाँ पे सुबह से ही भक्तों की लाइन लग जाती थी। मैं यहाँ पर कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि आप देख सकते हैं माता जी का दरबार है, ये मंदिर है और यहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पे कोई भी भक्त नहीं है। एक दुक्का जो है भक्तगण यहाँ पे आए हैं, जबकि जो चैत्र की नवरात्रि है इसका एक विशेष महत्व होता है कि लोग जो अपनी मन्नतें होते हैं उसको मानने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, 9 दिन व्रत करते हैं और पूरे वर्ष में 3 नवरात्रि पड़ती हैं, जो शारदीय नवरात्रि होती है और चैत्र नवरात्रि होती है। और यहाँ पर हमारे साथ दादाजी हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप यहाँ पे आए हैं दुर्गा मंदिर, तो यहाँ पर सन्नाटा पसरा, क्या बहुत सन्नाटा है। मंदिर कोरोना की वजह से कोई मंदिर में दिखाई नहीं पड़ा है, कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मंदिर बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, इसलिए कोरोना की वजह से बहुत डर लग रहा है लोगों को। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो लोग आए भी हुए हैं उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कोरोना की वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है उनमें डर भी व्याप्त है। वजह यही है कि कोरोना की जो महामारी चारों तरफ फैली हुई है उससे लोग काफ़ी डरे हुए हैं। सरकार द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई कि मंदिर में 5 लोग ही जो प्रवेश करके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस पे अगर नियंत्रण पाना है तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग लोगों को करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि
कि क्या कहेंगे वो कोरोना को लेकर के। यहाँ पे आज नवरात्र की प्रथम दिन है, आज नवरात्र का प्रथम दिन है, उस पर आप क्या कहेंगे? जैसा कि सभी भक्तजनों को देखते हुए कि मंदिर पे आज कोरोना काल के चलते हुए पहला नवरात्र है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती थी, जो यहाँ पे काफ़ी एरिया है लोगों की, तो इसलिए इस बार ऐसा खुद ही व्यक्ति अधिकतर समझदार हुआ है कि कोविड-19 का प्रोटोकॉल करते हुए देख करके यहाँ पे हमने जो पुजारी जी हैं, जो पिताजी हैं, जो उन्होंने बाहर स्टिकर भी चिपका दिया, कृपया आप सब लोग आइए पर घंटा मत छूइएगा, एक एक व्यक्ति करके दर्शन करके आप नवरात्र को माता रानी का प्रसाद लेकर के सौभाग्य प्राप्त करके आप लोग जा सकते हैं। जैसा और इस साल देखते हुए कि जहाँ काफ़ी सारी भीड़ होती थी वहाँ पे इस बार सन्नाटा पसरा पड़ा है, लेकिन पर एक एक करके व्यक्ति आता गया और दर्शन करते चले गए हैं। बस यही सब सेफ्टी के साथ। क्या नाम है? गौरव तिवारी। तो यहाँ पे आपने देखा कि भक्त गौरव तिवारी का साफ तौर पे कहना है कि मंदिर में यहाँ पे तांता लगा रहता था, लेकिन कोरोना की वजह से जो है लोग यहाँ पे भक्तगण जो है इक्का दुक्का आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पे पालन करते हुए। तो इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोरोना मरीजों की संख्या में हो रही है लगातार बढ़ोतरी। यूपी में 24 घंटे में 13,685 नए कोविड केस मिले हैं। 72 घंटों में 72 मौत भी हो चुकी है 24 घंटे के दरमियान। आपको बता दें कि अगर हम सिर्फ लखनऊ की ही बात करें तो लखनऊ में 3,892 नए केस मिले हैं और लखनऊ के अंदर 24 घंटे में 21 लोगों ने संक्रमण की वजह से दम तोड़ा है। तो संक्रमण की रफ्तार यूपी में बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में ये आंकड़ा अब 13,685 तक पहुंच चुका है। 24 घंटे के ही अंदर 72 मरीज संक्रमण की वजह से दम तोड़ चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम सर्वाधिक मामलों की बात करें तो लखनऊ में यानी कि 3,892 नए केस मिले हैं और लखनऊ के अंदर 21 मरीजों की संक्रमण की वजह से जान भी चली गई है। रुक करते एक और बड़ी खबर की। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां योगी आदित्यनाथ के ओएसडी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। ओएसडी अभिषेक कौशिक हुए हैं कोरोना संक्रमित। अभिषेक कौशिक ने खुद को किया है आइसोलेट। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की है उन्होंने अपील। तो योगी आदित्यनाथ की ओएसडी कोरोना संक्रमित पाए गए और संक्रमित होने की बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और इस दरमियान उन्होंने संपर्क में आए सभी लोगों से टेस्ट करवाने की भी अपील की है। पूरे देश में संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब योगी आदित्यनाथ की ओएसडी यानी अभिषेक कौशिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अभिषेक कौशिक ने संक्रमण के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है और इस दरमियान उन्होंने जो भी लोग उनके संपर्क में आए थे उन सभी को कोरोना टेस्ट करवाने की भी अपील की है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइन पे मौजूद है हमारे संवाददाता आसिफ बेग। आसिफ, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के ओएसडी खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए? ये शुरू बता दूं कि लगातार कोरोना का कहर जो है बढ़ता ही जा रहा है और मौतों का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। और इसी कड़ी में जो है यूपी की योगी आदित्यनाथ के ओएसडी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के बाद जो है उन्होंने आइसोलेट किया गया है। और साथ ही साथ जो है यह अपील की गई है कि जो भी लोग संपर्क में आए हैं ओएसडी के, वह अपनी रिपोर्ट जो है जांच करवा ले और अपने आप को अगर जांच रिपोर्ट में अगर मामला पॉजिटिव पाया जाता है तो उससे जो है आइसोलेट करें। और आपको बता दूं कि लगातार जो है मौत हो रही, इसको लेकर यूपी सीएम ने आज बैठक भी किया है और लगातार जो है धर्मगुरुओं के साथ भी बैठक होगी आज ही के दिन और इसको लेकर जो है पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन जो कोरोना की स्थिति है लगातार जो है जैसी तस बनी हुई है, हाहाकार मचा हुआ और मौत का सिलसिला भी चल रहा है। जी बिल्कुल आसिफ, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता आसिफ बेग। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की ओएसडी अभिषेक कौशिक कोरोना संक्रमित पाए गए। रुक करते अगली खबर की। अगली खबर यूपी के आगरा से, जहां आगरा में लगातार दूसरे दिन भी 100 से अधिक कोरोना संक्रमित मिलने के बाद सोमवार से रात्रि कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई। नाइट कर्फ्यू 12 से 20 अप्रैल तक लागू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सड़कों पर आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। वहीं 30 अप्रैल तक 12वीं कक्षा तक के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने रविवार को रात्रि कर्फ्यू के संबंध में आदेश जारी किए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिबंध से छूट रहेगी और साथ ही लेकिन मास्क, उचित दूरी व कोविड नियमों जांच के लिए पुलिस अभियान चलाती रहेगी।
रात 9 बजे के बाद शहर में सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक सार्वजनिक कार्यक्रमों में बंद स्थान पर सिर्फ 50 और खुले स्थान पर 100 लोगों की ही अनुमति होगी। किसी भी कार्यक्रम की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। इसमें सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आयोजन शामिल है। रात्रि कर्फ्यू के दौरान बीमार मरीज, मालवाहक वाहन, आवश्यक वस्तु एवं रात्रि सेवा कर्मियों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। तो संक्रमण को देखते हुए ताज नगरी में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। आज पुलिस हर चौराहे पर लगी है, ड्यूटी लगी है। हर जगह हम लोग बैरियर लगा के चेकिंग कर रहे हैं। जो लोग इमरजेंसी में निकल रहे हैं उनका हम लोग अलाउ कर रहे हैं, बाकी लोग का उनका समझा बुझा रहा है। जो आदमी फालतू कोई आदमी नहीं घूम रहा, सबका इमरजेंसी के लिए अलाउ है। फिर भी जो लोग पहले से कहीं फंसा हो, उन लोग बीच में निकल रहे हैं, उनका हम लोग हिदायत दे के वार्निंग। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के हरदोई की, जहां कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर हरदोई में हमारे संवाददाता पुलकित शर्मा ने वरिष्ठ पत्रकार और स्थानीय लोगों से बातचीत की है। आइए जानते हैं कोरोना संक्रमण को लेकर क्या कहा है वरिष्ठ पत्रकार और स्थानीय लोगों ने। आइए आपको सुनाते हैं। कोरोना संक्रमण बराबर बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना की दूसरी स्ट्रेन को लेकर प्रशासन कितना सतर्क है, कितना नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुधांशु मिश्रा जी। आइए इन्हीं से जानते हैं कि पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव केस कितने हरदोई जिले में आए। देखिए, प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। बीच में जरूर लापरवाही बरती गई और कहीं ना कहीं सभी ने, चाहे जनता हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, सबने लापरवाही बरती, क्योंकि कोरोना केसेस बहुत कम मिल रहे थे। लेकिन इधर 5-7 दिनों से केसेस की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में जो जांचें हुई उसका आज जो केस का रिजल्ट आया है वो 79 केस आए हैं और इस समय हरदोई में 398 केस एक्टिव हैं। प्रशासन अब जागरूकता अभियान छेड़े हुए है। जो बगैर मास्क निकल रहे हैं उन पर जुर्माना भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी देखने की मिल रही है, इस समय पंचायत चुनाव का पहला चरण हरदोई में चल रहा है। ऐसे में गाँवों में बहुत भीड़ लग रही है। शहर की बात की जाए तो शहरों में जैसे सब्जी मंडी होती है, वहाँ बहुत भीड़ लगती है। खाद्य पदार्थ, टिक्की के ठेले वगैरह जो होते हैं, खान पान की जहाँ वस्तुएं बिकती हैं, वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। तो प्रशासन अगर जागरूकता अभियान छेड़ने के बावजूद भी अगर लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। आखिरकार ये किस तरह लोग जागरूक होंगे और लोगों। तो इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर, जहां यूपी पीसीएस 2020 का फाइनल रिजल्ट जारी। 487 पदों पर 802 अभ्यर्थियों ने दिया था इंटरव्यू। 845 में 43 अभ्यर्थी नहीं हुए थे इंटरव्यू में शामिल। 487 पदों के सापेक्ष 476 अभ्यर्थियों का चयन। 11 पदों के लिए नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी। तो यूपी पीसीएस 2020 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया। 487 पदों पर 802 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें 845 में से 43 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल नहीं हुए थे। 487 पदों के सापेक्ष 476 अभ्यर्थी का चयन और 11 पदों के लिए कोई भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला है। तो यूपी पीसीएस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। 487 पदों पर 802 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें से 845 में से 43 अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल नहीं हुए थे। तो वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसको लेकर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। रमजान के महीने और नवरात्रि को देखते हुए सभी मौलानाओं और मंदिर के महंत से आग्रह किया गया है कि वो मंदिर और मस्जिद में आने वाले श्रद्धालुओं से सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन कराएं और साथ ही धर्मगुरु कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण भी करवाएं। रमजान और नवरात्रि का पर्व इस महीने है। कल से रमजान शुरू है और आज से नवरात्रि से देखते हुए एसओपी जारी की गई है। इसमें एक समय में एक स्थान में 5 से ज्यादा
व्यक्ति जो है वो नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही यदि कोई धर्मस्थल पर लोग इकट्ठा होते हैं तो वहाँ सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए और यदि जो है वो आवश्यकता हो तो स्कैनिंग के माध्यम से भी जहाँ पर संभव हो सकता है, ऐसा धर्मगुरुओं से निवेदन किया गया है, जहाँ पर संभव हो सकता है वहाँ पर थर्मल स्कैनिंग के माध्यम से ही लोगों को प्रवेश कराया जाए और कम से कम या 5 की संख्या में जो है वो लोग जाएं और एक समय पर वहाँ भीड़ इकट्ठी ना करें, ताकि हमारा जो कोरोना का प्रसार हो वो कम से कम हो, लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और हमारे जनपद में कोरोना की स्थितियाँ भी नियंत्रण में रहें। इन सभी बिंदुओं को लेकर हमें धर्मगुरु इसमें एक तो एक और बड़ी खबर की ओर नजर डालते हैं। बड़ी खबर बता दें आपको, जहां पंचायत चुनाव में तीसरे चरण का नामांकन आज से हुआ शुरू। 3 और 15 अप्रैल को दाखिल किए जाएंगे 20 जिलों में नामांकन। 16 और 17 अप्रैल को होगा नामांकन पत्रों की जांच। 776 वार्ड, 16,801 क्षेत्र पंचायत वार्ड और 14,389 ग्राम प्रधान, 1,80,473 ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य पदों के लिए होंगे चुनाव। पंचायत चुनाव में तीसरे चरण का नामांकन आज से शुरू हो जाएगा। 3 और 15 अप्रैल को दाखिल किए जाएंगे 20 जिलों में नामांकन। 16 और फिर 17 अप्रैल को होगी नामांकन पत्रों की जांच, जिसमें 746 वार्ड, 16,801 क्षेत्र पंचायत वार्ड और 14,389 ग्राम प्रधान शामिल है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं आसिफ बेग। आसिफ, नामांकन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? को देखते हुए कितनी तैयारी की है प्रशासन ने? जी, आपको शुरू बता दूं कि तीसरे चरण के नामांकन के लिए सरकार द्वारा पूरी तैयारी की गई है और साथ ही साथ जो है चुनाव आयोग भी जो है चुनाव से संबंधित जो भी तैयारियां हैं उसके लिए तैयारी की गई है। आपको बता दें कि सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा को लेकर जो है एक रूपरेखा तैयार कर ली गई है और नामांकन के दौरान जो है कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए जो है भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और कोरोना के दौरान जो है कोविड की एडवाइजरी का भी जो पालन किया जाना है उससे पालन कराने के लिए अधिकारियों की तैनाती की गई है। आपको बता दूं कि 13 और 15 अप्रैल को जो है दूसरे शहर के मतदान के लिए नामांकन होंगे और 20 जनपदों में जो है नामांकन दाखिल किया जाएगा और 16 और 17 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 20 जिलों में 746 वार्ड है और 16,008। जी बिल्कुल आसिफ, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से आसिफ बेग। तो नामांकन की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कानपुर की, जहां बिधन ब्लॉक के सीन पारा पश्चिम में आने वाले 3 मंजिले बहा शिवदीपुरम और कल्याणपुरम से 3rd जेंडर प्रधान यानी कि प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश किन्नर एसोसिएशन मंगलामुखी की राष्ट्रीय अध्यक्ष काजल किरण ने आम जनता से वादा किया है कि ग्राम सभा में जो विकास कार्य नहीं हुआ है वो चुनाव जीतने के बाद वो करवाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के पास पक्का मकान नहीं है वो उनके पक्के मकान बनवाकर ही दम लेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव की जीतने के बाद गांव का समग्र विकास कार्य कराएंगी और यदि चुनाव हार भी गई तो भी गांव का विकास वो अपने निजी स्रोत से ही करवाएंगी। तो पंचायत चुनाव को लेकर यह ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 3rd जेंडर प्रधान पद प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश किन्नर एसोसिएशन मंगलामुखी की राष्ट्रीय अध्यक्ष काजल किरण ने आम जनता से वादा किया है। अगली खबर भी कानपुर से है, जहां पंचायत चुनाव के रण में उतरी महिला प्रत्याशी श्यामा राजपूत ने आम जनता से वादा किया है कि यदि वो चुनाव जीतकर आती हैं तो नाली रोड, खंडवा अस्पताल व बारातशाला बनवाएंगी। साथ ही वो आम जनता के हितों के लिए भी काम करेंगी। चुनाव की जीत के बाद गांव में विकास कार्य करवाया जाएगा, ये कहना है उनका। तो पंचायत चुनाव के रण में मैं हिमांशु महिला प्रत्याशी श्यामा राजपूत के चुनाव तेजी से है। 15 तारीख को कानपुर नगर में वोटिंग होनी है।
इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं कानपुर नगर के बिदनू ब्लॉक के सेन पश्चिम पारा में, जहां प्रत्याशी हैं श्यामा राजपूत। हम उनसे जानेंगे कि वो जब चुनाव जीत जाएंगी तो जनता के विकास के लिए क्या कार्य करेंगी और अभी तक जो विकास कार्य नहीं हुए हैं उसको किस तरह से वो करेंगी। श्यामा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। लोकमंच में आप चुनाव लड़ रही हैं जी, प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। आप जब चुनाव जीत जाएंगे तो जनता के लिए क्या विकास कार्य करेंगे? जनता के लिए विकास करेंगे, गांव का विकास करेंगे। और वो जो खड़ंजा है, जो टूटे फूटे नालियां हैं, नालियां भी बहुत खराब हैं इस समय, नालियां सब भरी हुई हैं, उनको हम सही करवाएंगे। और जो वृद्धा लोग हैं उन लोगों को पेंशन बनवाएंगे। अच्छा, गांव में क्या कोई बारातशाला है आपके? नहीं है, बारातशाला नहीं है, मगर हम जब अगर जीत जाएंगे तो हम बारातशाला बनवाएंगे। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? अगर यहाँ कोई बीमार पड़ जाता है तो आप लोग उसको किस तरह से मतलब इलाज के लिए कैसे उपलब्ध कराती हैं उसको? इलाज कहाँ जाती हैं आप लोग? स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र जाते हैं, वहाँ डॉक्टर मौजूद मिलते हैं आपको? हाँ, मिलते हैं। बिदनू में है, गांव में नहीं है। गांव में नहीं है? गांव में नहीं। यहाँ से कितनी दूर जाना पड़ता है? लगभग 10 किलोमीटर। पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? पानी की व्यवस्था सही है, मगर ये है कि कुछ हैंड पाइप जो है तो खराब है, उनको सही करवाएंगे। जैसा कि हम गांव में गए, हमने लोगों से जाना कि यहाँ पे जल निकासी की बड़ी समस्या है। जैसे बरसात आती है तो लोगों के घरों में पानी भर जाता है। हाँ, नाली भर जाती है घरों में, तो उसकी भी व्यवस्था करेंगे। उसकी व्यवस्था करेंगी जी। अच्छा, और क्या क्या मुख्य कारण क्या क्या है यहाँ पे? सबसे बड़े सबसे मुख्य कारण है कि ये यहाँ सफाई नहीं होती है। सफाई कर्मचारी नहीं है? नहीं आते, नहीं है। जब कभी आ जाते हैं, साल 2 साल में, कहीं करते, कहीं नहीं करते। नालियां भरी हैं गांव में। हाँ, नालियां भरी जा रही हैं, संक्रमण फैल रहा है लगातार जी। कोरोना भी लगातार फैल रहा है जी। मच्छर भी बहुत फैले हुए, मच्छर की दवा भी नहीं डाली जाती है। तो आप अगर जीत जाएंगी तो क्या क्या करेंगी? हाँ, करवाएंगे। सारे जनता के काम आप कराएंगी जी। तो ये थी श्यामा राजपूत। उन्होंने बताया कि अगर हम चुनाव जीत जाएंगे, जीत जाने के बाद जनता की जितनी समस्या है उनका ज़्यादा से ज़्यादा निस्तारण करके जनता को एक खुशहाल जीवन के लिए शुरुआत करेंगे। अपने सहयोगी हरिशंकर शर्मा के साथ मैं हिमांशु, कानपुर नगर। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के नोएडा की, जहां कासना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, पंचायत चुनाव में खपाने के लिए ले जा रहे 25 लाख रुपए को पुलिस ने लग्जरी कार से बरामद किया। साथ ही पुलिस ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता सतीश जुड़ गए हैं। सतीश, ज्यादा जानकारी के लिए बताएं आप कि पंचायत चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि ये पैसे खपाने के लिए ले जाया जा रहा था, क्या कुछ आप इस संदर्भ में आपके पास ज्यादा जानकारी है? जी बिल्कुल, शुरू बताऊंगा कि जिस तरीके से ये ग्रेटर नोएडा कासना पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, क्योंकि लगातार जिला पंचायत चुनाव को लेकर जो है कहीं शराब पकड़ी जा रही है, कहीं पैसे पकड़े जा रहे हैं। तो इसी तरीके का एक मामला जो सामने आया है, ये ग्रेटर नोएडा कासना पुलिस ने ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर एक UV 300 गाड़ी को दबोचा, जिसमें जो है 25 लाख रुपए बरामद होते हैं। लेकिन इसमें साथ ये भी पता चलता है कि ये जो सूचना जो है कासना पुलिस ने आयकर विभाग को दी थी, तो जिसके चलते आयकर विभाग को कासना पुलिस की मिली भगत के द्वारा ही ये इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मतलब सतीश, पहले से ही पुलिस को भनक थी कि इस कार में पैसे को ले जा रहा है पंचायत चुनाव के लिए? जी सुबह बिल्कुल बताऊंगा कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है ये चेकिंग के दौरान ये पकड़ी गई है गाड़ी, जो चेकिंग करी जा रही थी। तो जब पुलिस ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, जब गाड़ी नहीं रुकी, जब आयकर विभाग ने गाड़ी को पीछा करते हुए उस गाड़ी को पकड़ा, वहां पर जब उसकी गाड़ी चेक करने की बात आती है, तो जब जो उसके अंदर बैठा होता है युवक, वो बैग खोलने से मना करता है, मतलब कई बातों को कहकर बातों को दबाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आयकर विभाग जो है उसका बैग खुलवा के जब तलाशी करती है, तो 25 लाख रुपए इसमें गड्डियां बरामद होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सतीश, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो वहीं हापुड़ में बीजेपी के सदर विधायक के गनर पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पेट्रोल पंप पर तेल डालने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी ने विधायक के साथ अभद्रता की, जिसके बाद विधायक की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट हो गई। वहीं इस मामले में विधायक का कहना है कि पेट्रोल पंप पर कम तेल डाला जा रहा था और जब इस मामले में कहा गया तो पेट्रोल पंप कर्मचारी ने दुर्व्यवहार किया। फिलहाल एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें माननीय विधायक जी की सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी द्वारा पेट्रोल पंप पर मारपीट की जा रही है। माननीय विधायक जी का मीडिया को दिया गया स्टेटमेंट भी प्राप्त हुआ है। प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए इस संपूर्ण प्रकरण की जांच सीओसीपी को दी गई है और उनको निर्देशित किया गया कि 24 घंटे के अंदर जांच। तो वहीं कन्नौज के जिला अस्पताल से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां एक व्यक्ति अपनी बुजुर्ग मां को कंधे पर लेकर इलाज के लिए भटकता रहा, लेकिन उसे एक स्ट्रेचर तक नहीं मिला। मिली जानकारी के मुताबिक बिल्हौर के रहने वाले युवक रामविलास एक व्यक्ति अपनी बुजुर्ग मां का इलाज करवाने के लिए जिला अस्पताल गया था, लेकिन अस्पताल प्रशासन की अव्यवस्था का ये हाल था कि वो अपनी मां को कंधे पर लाद कर डॉक्टर को ढूंढता रहा, लेकिन एक भी उस युवक को स्ट्रेचर तक नहीं मिल पाया। अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां राजधानी लखनऊ के दुडियागंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर लगे कूड़े के ढेर स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबक बनता जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। बाहर लखनऊ नगर निगम की लापरवाही से कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।